ओके जी, तो इस सवाल को तो अपने ध्यान में रखें। इट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर यू, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो हम डिस्कस करते हैं तो a country in Asia, in South Asia, right? पाकिस्तान जो है एशिया, साउथ एशिया। Asia is a continent and South Asia is a political region. एक जैसे ममालिक जिनके बॉर्डर से एक साथ अटैच हैं, ये सब मिलके साउथ एशिया बनते हैं। देयर आर 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया। कोई इन 8 ममालिक के नाम बताएगा बेटा जल्दी से, शाबाश। आप में से कोई इन 8 ममालिक के नाम बताएगा जो साउथ एशिया में शामिल हैं? पहले 7 थे, ये सार्क कंट्रीज कहलाते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये 7 से बढ़ के 8 हो गए, इसमें एक और मुल्क को ऐड कर लिया जी। तो बताएगा, शाबाश। साउथ एशिया में 8 ममालिक हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी रिसेंटली ऐड किया गया है इसमें। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तो कितने हो गए? तो बड़ा ये टोटल 8 है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और ये कौन सा रह गया? चलिए 8 ममालिक आपने देखी। साउथ, तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एशिया, साउथ एशिया। अब पाकिस्तान का सिस्टम क्या है? पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का सेटअप है, पाकिस्तान में 2 चीजें हैं, ठीक है? पाकिस्तान में 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान एक कंट्री है। ये बुक में जो चैप्टर नंबर 10.1 है उसमें सारा कुछ मेंशन है। अगर आपके पास बुक्स है तो फौरन उसमें आप इजी कवर भी कर देंगे। एक मुल्क, इसके 2 हेड हैं, 2 सरबराह हैं पाकिस्तान में। एक होता है गवर्नमेंट का हेड, एक होता है स्टेट का हेड। सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत, 2 पाकिस्तान के बड़े हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन कहलाता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। वो अपनी हुकूमत बनाता है, सबको पता हुकूमत है पाकिस्तान। सरबराह कौन है? वजीर आजम, पीएम। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारा? वो है प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट जो है वो हमारा सरबराह मुमलिकत है और गवर्नमेंट का जो हेड है, जो पूरा निजाम चलाते हैं, उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। Then the country divided into different administrative units. पाकिस्तान को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी आप बुक में देख लीजिएगा। यहाँ मेरे पास बनाने के लिए इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है और फिर जूम पे जगह कम बन जाती है कि हमारे पास क्या क्या देखिए, हमारे पास 2 चीजें हैं। हमारे पास प्रोविंसेस हैं, फेडरल कैपिटल है कश्मीर, आजाद कश्मीर हमारे पास, और जो है गिलगित बल्तिस्तान। ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। लास्ट ईयर तक फाटा भी एक अलग एंटिटी था। अब जो है फाटा को हमने समझ लें कि शामिल कर लिया है केपीके में। तो अब जो है वो पूरा मिलकर केपीके बन गया। तो 4 हमारे प्रोविंस हैं। 5वां जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है हमारा, जिसको हम
प्रोविंस का स्टेट देने की वो है गिलगित कश्मीर। बल्तिस्तान। ये आजाद कश्मीर जो है वो एक ऑटोनोमस एक इदारा, एक बॉडी है, एक स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक है, उसका पाकिस्तान के साथ सपोर्ट है। और फिर फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद जो किसी भी सूबे में नहीं है, उसकी अपनी एक अलग शनाख्त है एज ए फेडरल कैपिटल। तो सबसे पहले क्या, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हो गया। कंट्री को हमने डिवाइड कर दिया प्रोविंसेस में, जस्ट लाइक द हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम एट द कंट्री लेवल। प्रोविंस में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है सर? वजीर आला। वजीर आला। वजीर आला, शाबाश, सर सीएम। सीएम is the head of the government at province level, and same way, who is the head of the state at province level? गवर्नर। गवर्नर। Governor. बस ये तो सिवाय के स्टॉप हो जाता है, अब इससे आगे नहीं चलेगा, ये तो काम खत्म। यानी कंट्री में हो गया प्रेसिडेंट और प्रोविंस में हो गया गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट। ये स्ट्रक्चर नीचे तक आता है। मुल्क को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की टीम बनाता है, उस काम करता है। फिर प्रोविंस में सीएम है। प्रोविंस फर्दर डिवाइड इनटू डिवीजन, ठीक है। प्रोविंस जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं डिविजन्स में। लाइक सिंध एक प्रोविंस है, फिर सिंध को डिवाइड किया गया है डिविजन्स में। किसी को पता है कितने डिवीजन है सिंध के? सर बहुत सारे हैं। कितने? बहुत सारे। बेटा किसी को पता है आप तमाम लोगों में से? 6 डिवीजन जी, शर्की मगरिबी। बिल्कुल, सिंध के 6 डिवीजन हैं, ठीक है। वो 6 डिवीजन जो सिंध के हैं वो कौन कौन से हैं? कराची एक डिवीजन है, फिर हैदराबाद एक डिवीजन है, फिर उसके बाद शहीद बेनजीर डिवीजन जो भी बाद में उन्होंने बनाया है, एक है लाड़काना डिवीजन, एक सत्थर डिवीजन, तो इस तरह, और एक मीरपुर खास डिवीजन। 6 डिवीजन इस तरह से हमारे बन जाते हैं। अब डिवीजन का हेड कौन होता है? बुक में अगर देखें तो साथ साथ नजर आ जाएगा। डिवीजन के हेड को कहते हैं कमिश्नर। कमिश्नर जो है वो डिवीजन का हेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के इख्तियारात जो है वो नीचे आकर डिवाइड हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, सीएम, प्रोविंस और डिवीजन में कमिश्नर। कमिश्नर के साथ फिर डिवीजन को हम डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो क्या कहलाता है बेटा? चेयरमैन। जी, काउंसलर। काउंसलर ये कहलाता है डिप्टी कमिश्नर। देखिए हम अभी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम निजाम को चलाने की बात करें, निजाम चल कैसे रहा है वो जो नीचे और फर्दर आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो लास्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का जो हिस्सा है वो है तहसील या तालुका, जिसको इन्होंने जो है सब डिवीजन का नाम दिया है, इसे हम सब डिवीजन भी कहते हैं। दिस इज द लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, या समझिए सबसे छोटी जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो हमारे पास है तहसील, तालुका या सब डिवीजन। इसको कौन गवर्न करता है? वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का, आप में से जो भी लोग ख्वाहिशमंद हैं सिविल सर्विसेज में जाने के, वो सीएसएस करके जा सकते हैं, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दे के पास करके जा सकते हैं। तो वो जो स्टार्ट करते हैं उसमें से मोस्टली उनको जो ऑफर की जाती है वो की जाती है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट उनको ऑफर की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पोस्ट यही है। एक डिस्ट्रिक्ट में 7, 8, 10, 12 तहसीलें, हर तहसील का जो इंचार्ज है या जिम्मेदार है, जो बॉस है, जो उसका हेड है, वो असिस्टेंट कमिश्नर कहलाता है। ये ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर सब कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट। ये इम्तहान पास करके आते हैं और ये अपनी जॉब पे रहते हैं। ये सब के सब अवामी
मुलाजिम हैं, ये सरकारी मुलाजिम, ठीक है। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब फिर इसमें अगर आप आए तो फिर इनकी सपोर्ट के लिए जो और चीजें काम करती हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस जो काम करती है, तो प्रोविंस का जो पुलिस का हेड है वो क्या कहलाता है भाई? सर डीएसपी, एसएसपी, डीएसपी। कहाँ छोटी छोटी बातें कर रहे हो? आईजी कहलाता है। आईजी, 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 आईजी सिंध, आईजी पंजाब, आईजी बलूच, ठीक है। आईजी जो है इंस्पेक्टर जनरल, वो हेड है इनका। ये तो बता इसलिए रहा हूँ कि आपको याद है। डीआईजी एट डिवीजन लेवल, फिर उसके बाद जो है वो एसएसपी और एसपी और फिर डीएसपी और फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा चलता है। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ जरा। देखें, ये हमारा बेसिक निज़ाम है। मुशर्रफ के दौर में एक निज़ाम और शामिल हुआ, बड़े शहरों में उन्होंने लेकर आए थे, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम लेकर आए थे, सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम लेकर आए। वो सिटी गवर्नमेंट जिसमें कि नाजिम बने और बाकी बने, ये सब का सब निज़ाम था जो कि पैरेलल काम कर रहा था अवामी नुमाइंदों के तौर पर। अब जो वो सिस्टम किस तरह से मौजूद है, जो कहीं से आवाज आई थी आप लोगों में से कि अब उसमें क्या है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे डिवीजन तो पूरा आपका हो गया, अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास, जैसे डीएमसी सेंट्रल, तो उसमें जो है एक और पैरेलल सिस्टम बना जिसको चेयरमैन कहते हैं। जैसे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट साउथ, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेंट्रल, जो कि शायद रेहान हाशमी है, जहाँ पे आपका कॉलेज है, जो आपके यूनिवर्सिटी है आपकी, ये यहाँ पर जो हमारा जो सेटअप है मैनेजमेंट कमेटी जो है हमारे पास, उसका जो चेयरमैन है वो रेहान हाशमी है। जहाँ मेरा कॉलेज है साइट एरिया में, वहाँ पे जो वो इजहार साहब हैं जो वहाँ पर चेयरमैन हैं, तो वो इलेक्टेड बॉडी है और ये कॉम्पिटिटिव लोग हैं। ये दोनों अलग अलग, वो अवामी नुमाइंदे हैं, वो वोट में सेलेक्ट होकर आए। यहाँ पर क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं, ये सरकारी मुलाजिम हैं जो कि बाकायदा मुकाबले का इम्तहान पास करके और इस तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया पाकिस्तान के इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। अब जरा थोड़ा सा और चीजों को यहीं से आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं, पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके कैपिटल सारे बेसिक हैं, पता होना चाहिए। पंजाब का कैपिटल सबको मालूम है, लाहौर। लाहौर का कैपिटल, सॉरी, पंजाब का कैपिटल लाहौर हो गया। सिंध का कैपिटल क्या है? कराची। हाँ, अच्छा, ये पहले कराची सिंध का कैपिटल नहीं था। तो कराची से पहले जो सिंध का कैपिटल था वो था हैदराबाद। बलूचिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर है भाई? कोयटा। कोयटा। और केपीके का कैपिटल? पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान। अब आप नहीं बोलो, कोई और कहीं से आना चाहिए जवाब। खवातीन सारी खामोश बैठी हुई हैं। हाँ जी, खैबर पख्तूनखान जी, केपीके खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल पेशावर। खवातीन से पूछ रहा हूँ। पेशावर। बड़ा सोच समझ के और डर डर के जवाब दिया है। खैर, पेशावर इज द ओल्डेस्ट, और शोहरत बहुत सारी पेशावर की, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस का इस वक्त जो है वो दर्जा हासिल है, लेकिन उसे अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे प्रोविंस नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड मैटर है इंडिया के साथ। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे मैप लगा के आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हम तमाम बातों को करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी तरह से आज़ाद कश्मीर जो है वो है क्या? बेसिकली आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से इल्हाक, पाकिस्तान से अटैच एक
स्टेट है, ध्यान में रखिएगा। ये जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, पाकिस्तान के तमाम सूबे हैं जो अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट है। कश्मीर क्या है कि उसकी अपनी एक अलग गवर्नमेंट है, उसको हम कहते हैं हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर। उनका अपना सदर है, उनका अपना वजीर आजम है, लेकिन वो पाकिस्तान से एफिलिएटेड हैं। उनकी अपनी फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज जो है उनको लुक आफ्टर करती है, उनके बॉर्डर्स को सपोर्ट करती है। बाकी उनका पूरा निज़ाम जो है, उनकी अपनी एक असम्बली है, उनके अपने इंतखाबात अलग होते हैं, पूरा उनका निज़ाम जो अलग है, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा है इस सेंस में कि पाकिस्तान की करेंसी वहाँ चलती है और सारा काम पाकिस्तान का वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो रहा है। पूरा एक निज़ाम, कोई आने जाने की पाबंदी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं है, सिवाय इसके कि कभी हालात ख़राब हों बॉर्डर पर, तो वहाँ पर थोड़ी सख्ती होती है, वरना ऑल द पाकिस्तान अलाउड टू गो फ्रीली एवरीवेयर इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो ये चीज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी इस हवाले से। अब जो हम एक और चीज़ आपके साथ जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे इशूज़ हैं। मैं मैप पे जो बात करूंगा इसलिए मैं चाह रहा हूँ उन बातों को भी छोड़ के मैं बीच में आ जाऊँ आपके साथ। पाकिस्तान के बहुत सारे इशूज़ हैं, बल्कि समझ लें कि पाकिस्तान तो पूरा का पूरा है ही मसाइलिस्तान, और किसी ने भी आकर ये कोशिश नहीं की कि इन मसाइल को कम किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो मसाइल हमारे बढ़ते चले गए। सबसे बड़ा तो हमारा मरहला ये आया कि पाकिस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कर्जों में डूबता चला गया, और उस वजह से बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारी कौम पर, और हम अब जो है इतने ज़्यादा मुश्किल में है कि अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि पाकिस्तान शायद ऊपर ना आ पाए। यहाँ पे कोई इसलिए ओपन डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ कि आप समझ सकें कि हमें किस तरह से चीज़ों को मीटअप करना है। देखें, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो है पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में था, लेकिन जो पाकिस्तान बनने के बाद पार्टीशन हुआ, लोग माइग्रेट करके आए, तो बहुत सारे नवाब थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ से माइग्रेट करके आए। उन्होंने अपना सारा पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दिया, पाकिस्तान को स्टेबल करने में बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया, और पाकिस्तान की उस वक्त की सूरत काफ़ी बेहतर थी। एक मैनेजमेंट चल रही थी, आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है $1 पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर था। तो 4 रुपए के डॉलर होने का मतलब ये कि पाकिस्तान काफ़ी स्टेबल था। अच्छा, तरक्की अमेरिका भी करता रहा, तरक्की हर जगह होती रही, तो जो तरक्की करता गया उनकी जो करेंसी थी वो स्टैब्लिश होती चली गई। अनफॉर्चुनेटली इनिशियली तो पाकिस्तान स्टैब्लिश था, लेकिन जैसे ही लियाकत अली खान का असैसिनेशन का मामला हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का डिस्टर्ब हो गया। मैं वो जो पहले मैंने सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ आपको, और जिसने भी बात की थी वो बहुत सही लगी। देखिए बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम भी बेस करता है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। अरे बनाता कौन है इकोनॉमिक सिस्टम? जो हमारे सरबराह हैं, जो हमारे गवर्नमेंट लोग, वो बनाते हैं। अब मामलात ये हो गए कि जाति पसंद और नापसंद पर चीजें आ गई। यहाँ तक कि एक जमाने में सूरत इतनी तेजी से वज़रा बदलने लगे, पाकिस्तान सीरीज में आपने पढ़ा भी होगा, या जिसको हिस्ट्री का शौक है, कि ये नहीं पता चलता था कि इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है पाकिस्तान। तो इतनी मारामारी हुई, इतनी ज्यादा बेईमानियां हुई कि उस वक्त पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर पाकिस्तान में क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल सिस्टम बन ही नहीं पाया, माइट इज राइट वाला मामला था, इलेक्शन तो हो ही नहीं रहते पाकिस्तान में। तो क्या हुआ कि जी बस वो एक पावर गेम चलता रहा, लोग सरबराह बनते रहे, डिसीजन प्रॉपर हो नहीं पाया, मजबूरन। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, अयूब खान ने टेकअप कर लिया 58 के बाद। अयूब खान जो बैठे तो उन्होंने जाकर जो है, ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि मुल्क को स्टेबल करें, उन्होंने काम करने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी, वो अयूब खान की पॉलिसी थी, कोई उन्होंने भी कोई ऐसा इकोनॉमिक फोरम नहीं बनाया। अच्छा, हम साथ साथ कंपेयर करते हैं इंडिया को। इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ था, सर लेकिन और अयूब खान के दौर में मतलब सही थी मैशियत। मैं पूरी बात कर लूँ फिर आप बताइए। मैं वही तो बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे ना, तो इंडिया ने एक काम जो फौरन किया, जो हम नहीं कर पाए,
देखिए आप अभी तक सुनते हैं ना, जागीरदाराना निजाम और जागीरें और फ्यूडल्स सुनते हैं ना, इंडिया में भी थे सारे, जो यहाँ थे वहां भी वही सिस्टम था। इंडिया ने जैसे ही इंडिया बना उसके फौरन बाद अनाउंस किया कि जी हम फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिसकी जितनी जमीन है, अगर वो समझता है कि उस जमीन को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है तो ठीक है, अगर वो अपनी पूरी जमीन को, यानी प्रॉपर यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी उसकी जमीन है उस पूरी को इस्तेमाल करे, उसमें खेती बाड़ी करे, उसमें प्लांटेशन करे ताकि उसका आउटपुट मिले। और अगर वो नहीं कर सकता तो जितनी वो कर सकता है करे, बाकी जमीन हम उससे खरीद लेंगे और फिर हम जो है उसको ऑफर करेंगे बाकी लोगों को, उसको काम करेंगे। उसने इस तरह से करके मोनोपोली उनकी खत्म कर दी। पाकिस्तान ये नहीं कर पाया। इवन अब भी तकरीबन 20 to 30% लैंड जो वो अनयूज्ड है अंडर दिस फ्यूडल सिस्टम, कि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं कि उनको पूरी जमीन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, या वो समझते हैं कि भाई हमें क्या करना यार, ठीक है जितना है काफी है। एक ये मैटर हुआ कि फ्यूडल्स ने हमारे यहाँ ऑक्युपाई किया। अब वो हुकूमतों में भी थे, वो ब्यूरोक्रेसी में भी थे, अपनी मर्जी चलाते रहे। अयूब खान ने आकर कोशिश की, लेकिन क्योंकि एक फौजी थे, पूरी तरह से उन लोग उनके खिलाफ थे, एक सिस्टम पूरा बन नहीं पाया। फिर उन्होंने भी जो एक, मैं आपको बताऊं जो एक बात बहुत ज्यादा तल्ख है, क्योंकि उस वक्त तक तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे ना बेटा। उन्होंने जो है डर से या खौफ से कुछ भी समझ लें, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए शायद आप, मैं डरने की बात नहीं, क्योंकि ये बात एक रिकॉर्ड बन जाएगा। वहां पर क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एहसास महरूमी शुरू हो गया। फौज में उनका शेयर नहीं था, डिप्लोमेसी में उनका शेयर नहीं था, उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनसे उनकी एहसास महरूमी बढ़ती चली गई। वो वहां पे एक प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि यहाँ पे थे, यहाँ पे काम होता रहा, तो क्या हुआ कि डिस्टेबलाइजेशन तो होती रही। हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हुए। इंडिया से जंगें साथ साथ चल रही थी, 65 में वॉर हुई। जाहिर वॉर पूरे सिस्टम को खराब कर देती है। उसके बाद आगे चले, 71 की वॉर हुई, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था पाकिस्तान के लिए। उस वॉर को नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि टेक्निकली पाकिस्तान की जो तकसीम थी बड़ी अजीब गरीब किस्म की थी, और इसको चलना नहीं था ज्यादा लंबे अरसे। वजह क्या है, आप मैप देखिएगा। एक तरफ पाकिस्तान जो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। एक मुल्क के दो हिस्से जो कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से फासले पर, और बीच में एक ऐसा दुश्मन मुल्क जो कि आपके खिलाफ है और वो चाहता है कि आपको खत्म कर दे। तो हमारा आपस का कम्युनिकेशन सिस्टम भी सही नहीं था, समुद्री रास्ता बहुत लंबा, हवाई रास्ता भी डिस्टर्ब। तो जाहिर है कम्युनिकेशन गैप था, इश्यूज थे, जबान का फर्क था, प्रैक्टिसेस अलग अलग थी। उस वक्त एक जज्बे से बन तो गए थे, लेकिन हम क्या हुआ उसको संभाल नहीं पाए। 70 की जो वॉर हुई उसमें जाहिर है वो मुल्क अलग हो गया, हमारे साथ इशूज बने। हमारे यहाँ जो है वो जाहिर है जो पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश हुआ उसने आगे लेके चला तो निज़ाम को, लेकिन क्या हुआ कि उसके फौरन बाद जो है फिर वो हालात डिस्टर्ब होते चले गए। हम, अच्छा फिर दूसरी तरफ क्या था, इन सारी चीजों के बावजूद इंडिया ने क्या किया, इंडिया में हमसे ज्यादा बुरे मसाइल थे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी जो है वो गुर्बत में थी, बहुत सारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा लो लेवल पे थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। लेकिन इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। लकीली उनको ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। हमारे यहाँ इशू ये रहा कि हमारी गवर्नमेंट जो स्टेबल नहीं हो पाई। नतीजा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इकॉनमी कंफ्यूज होती गई, डिस्टर्ब होती गई, और फिर हमने कोई प्लानिंग भी नहीं की। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। मेरी बात समझिएगा, इंडिया ने क्या किया कि जी कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी, और बहुत ही जरूरी चीज बाहर से आनी थी उस पर टैक्सेस बहुत लगा दिए। और जो जरूरी चीज थी इंडिया खुद गवर्नमेंट इंपोर्ट करके और लोगों को प्रोवाइड कर रही थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया कि जी बस रवाबित अच्छे थे, खुल्ला इंपोर्ट को परमिशन दी।
जापान की चीजें आ रही हैं बड़ी सस्ती, जापान के टॉयज आ गए, जापान एक कपड़ा चला, अपने वालिदैन से पूछिएगा जरा, आपकी वालिदा बताएंगे, फ्लैट के नाम से एक पाकिस्तान में कपड़ा चला। वो ना रेशमी कपड़ा था ना कॉटन का कपड़ा था, दोनों का मिक्स था, बहुत चला। पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कलरफुल मजबूत कपड़ा था, क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ? सस्ता कपड़ा आप बाहर से मंगा रहे हो, आपकी अपनी इंडस्ट्री कहाँ गई? हम तो इनिशियल स्टेज पे थे ना, हमने अपनी इंडस्ट्री को तरक्की करने का मौका ही नहीं दिया। जिस फैमिली में, जिस घर में मुसलसल रोटी बाहर से आती है, उस घर की बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को रोटी पकाना नहीं आती, इसलिए कि आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो ना। भाई पराठे मंगा लिए तंदूर से, आज चीरमाल आ गई, आप मजे करते रहे, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि वो जो घर की बच्चियां थी जिनको ये काम आना चाहिए था वो नहीं कर पाई, उनको जरूरत नहीं महसूस नहीं हुई या उनको मौका नहीं मिला। तो यही हाल पाकिस्तान की इंडस्ट्री का था। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को टफ टाइम दिया, बाहर से चीजें जो आ रही थी वो सस्ती थी, पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया। फिर जब पाकिस्तान में एक बूम आया, एक चीज चली, मैं बहुत तेजी से इस वाक़े को आगे लेके चल रहा हूँ कि फैसलाबाद को बनाया गया, लालपुर नाम था इसका, फैसलाबाद बनाया जी, टेक्सटाइल जोन बनेगा, टेक्सटाइल मिल बनेगी, काम होगा, बहुत सारा काम हो गया, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। क्या हुआ जी? एनर्जी क्राइसिस आ गया। अब मिल लगी हुई है, उसको आप कह लो जी 8 घंटे आपकी मिल में जो है ना वो लाइट नहीं होगी, कैसे काम करेगा वो? उसका सारा का सारा लेबर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया। नूरियाबाद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी मौका मिले आप थोड़ा सा पढ़ें, बल्कि मैं आपको ये असाइनमेंट के तौर पर भी दूंगा अगर मौका मिला मुझे। नूरियाबाद जो है एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था, इन बिटवीन कराची एंड हैदराबाद एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई नूरियाबाद के नाम से। कराची से तकरीबन 90 किलोमीटर और हैदराबाद से तकरीबन 55 किलोमीटर। द मोटिव बिहाइंड दैट प्लेस और दिस इंडस्ट्रियल स्टेट इज कि वहां पर जो चीप लेबर है और रॉ लेबर जो नीचे के काम करने वाले सब हैदराबाद और कोटी से आएंगे, और जो चीफ हैं जो एग्जीक्यूटिव है वो कराची से जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ होता, नहीं होने दिया उसको कामयाब। अगवा बराए तावान के सिलसिले शुरू हो गए, बड़ा मशहूर मामला थे कि जी एक सेठ साहब अपनी मिल में जा रहे, रास्ते में उनकी गाड़ी को अगवा कर लिया। अगवा बराए तावान एक बहुत बड़ा मशहूर जमाने में एक कॉन्सेप्ट चला और लोगों ने टीवी में ड्रामे आने लगे, इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो चीजें बनी। तो इसकी वजह से जो है बड़ा प्रॉब्लम्स हुई। और मैंने आपसे ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ। अब देखें जैसे इस वक्त जो है पाकिस्तान में क्राइसिस है शक्कर का, इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस है आटे का, ये क्राइसिस पहले भी था। गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या किया, इसका सोल्यूशन ये निकाला गवर्नमेंट ने कि उन्होंने राशन कार्ड बना दिए। मैं अब ये भी पूछें अपने, जिन लोगों की उम्र जो है 50+ है, वो इस सिस्टम को जानते हैं, उन्होंने इसको देखा। गवर्नमेंट ने क्या किया जी कि माफिया के हाथों में चीजों को जाने नहीं दिया ना। शुगर और आटा घर के अफराद के हिसाब से आपको बना दीजिए, उसकी क्वांटिटी की इतना आटा आपको उस राशन शॉप से मिलेगा। पूरे मुल्क में राशन शॉप बनी हुई थी, आपको एक राशन कार्ड मिल गया, आप जाते, जिस घर में 5 अफराद हैं, 2 बड़े 3 बच्चे, उनके हिसाब से रेशो तय था, कितना उनको वहां से उस रेट पे मिल जाता था, जो कि बहुत ही मुनासिब गवर्नमेंट का रेट था, चीजें चल रही थी। लेकिन इसी तरह से इवन एक जमाने में जब सीमेंट का क्राइसिस आया, तो सीमेंट तक उस राशन कार्ड में मिलने लगा, ताकि लोगों को, गरीब लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं समझ पा रहा कि आज गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर पाती। आज तो और अच्छा निजाम है, आपके पास आईडी कार्ड बने हुए हैं, जहां आप एहसास प्रोग्राम में कर रहे हो, बाकी चीजों में कर रहे हो। आज ज्यादा जरूरत है कि आज राशन कार्ड होना चाहिए, ताकि जो चीजें गवर्नमेंट के, आटा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, शुगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो आप इसको ओपन मार्केट में ब्लैकमेलिंग से रोक सकते हो। तो इस तरफ मैं नहीं समझता कि क्या, या तो पब्लिक के पास इतना पैसा आ गया है कि पब्लिक खुद भी जो है सोचती है कि भी ठीक है कोई मसला नहीं है, जो चाहे चलने दो। और वाकई आज के दौर में अवाम जो है बहुत ज्यादा रिच है पहले के मुकाबले में। उन्हीं 50 साल की एज वालों से जरा पूछिएगा कि एक आम घर में तंदूर की रोटी अय्याशी समझी जाती थी,
कभी अगर घर में पाए पका लिए और रोटी तंदूर की, तो क्या करते थे, आटा बना के गूंद के दे दिया कि जाओ तंदूर से रोटी लगवा के ले आओ। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी बाहर ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये नहीं कि उस वक्त लोगों के पैसे नहीं थे, लाइफ स्टाइल डिफरेंट था। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि हमें जो अपनी नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करना है, सीपैक को हम डिस्कस करेंगे, और सीपैक के साथ साथ जो है हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के डिफरेंट फोरम्स हैं, पाकिस्तान ज़ाहिर एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इरिगेशन को हम करेंगे, फॉरेस्ट को हम कवर करेंगे, फिजिकल रीजन्स को, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है, जो हमें डिस्कस करनी है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं, बेटा काम आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया कि आप जो है घर में बड़े मज़े से बैठने के बजाय और अपने इस मोबाइल को अपनी गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा पढ़ने की तरफ आएँ। और एक तो जो मेरे मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं, 18 मेरे लेक्चर्स हैं जो कि मैंने आपके पर्पज़ के लिए जो बनाए, उसमें से कुछ ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में। और अब मैं ये करूँगा इंशाल्लाह, देखें कि मेरी कोशिश होगी कम से कम 2 या 3 ऑडियो लेक्चर्स में बिफोर मंडे आप तक प्रोवाइड कर दूँ आपको। फिर उसके बाद यहाँ एक पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो हमें डिस्कस करना है, और सीपैक एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमें आपके साथ शेयर करना है। ठीक है जी? किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो मुझे बताएँ, वरना इस सेशन को फिर इंशाल्लाह मैं आपकी क्लोज़ करता हूँ। जी बेटा, कोई सवाल किसी के ज़हन में? जी, कोई चीज़ जो पूछना हो? हेलो? कोई सवाल नहीं पूछना है? हैं तो सारे हैं लगभग। लंबी क्लास भी सब बहुत लंबी हो जाती है ना, तो खैर ठीक है जी। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं, और आपके तमाम के कुछ लोगों के मार्क्स जो है वो मैं नहीं दे पाया था, वो इंशाल्लाह आज मैं सबको दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा और मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट जो है वो ज़रा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। और आई होप कि इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट होगा और आप लोग अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास ऑफ हो गई है जी।